दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे देशों की जिनकी आत्मा उनके खेतों में बसती है। भारत जापान दोनों ही देश अपनी खेती किसानी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत, जहां खेती सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और संस्कृति का हिस्सा है, यहां की मिट्टी में हजारों सालों की कहानियां दबी है। वहीं दूसरी तरफ है जापान, टेक्नोलॉजी, अनुशासन। उसने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल खेती को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए किया है। दोनों की मंजिल एक ही है, पेट भरना, देश को आगे बढ़ाना। किसी भी देश की खेती कैसी होगी, यह सबसे पहले वहां की जमीन और मौसम तय करते हैं। भारत और जापान के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं से शुरू होता है। भारत एक बहुत विशाल देश है, जहां खेती के लिए अरबों एकड़ जमीन उपलब्ध है। उत्तर में हिमालय के ठंडे पहाड़ों से दक्षिण में समुद्र के गर्म किनारों तक हर तरह का मौसम और हर तरह की जमीन मिलती है। कहीं उपजाऊ मैदान है तो कहीं पठारी जमीन। इस विविधता की वजह से भारत में लगभग हर तरह की फसल उगाना संभव है। यहाँ मॉनसून खेती की रीढ़ की हड्डी है, जो करोड़ों किसानों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। इसके बिल्कुल उलट जापान एक छोटा और पहाड़ी देश है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत के एक बड़े राज्य के बराबर भी नहीं है और उस जमीन का लगभग 70 से 80% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ है। इसका मतलब है कि खेती के लिए बहुत ही कम और छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े उपलब्ध हैं। यहाँ के खेत अक्सर पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह बने होते हैं, जिन्हें टेरेस फार्मिंग कहते हैं। जमीन की यह कमी जापान के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती ने उन्हें हर इंच जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। मौसम के मामले में भी दोनों देशों में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम होता है, जबकि जापान में चारों मौसम वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी बहुत साफ साफ दिखते हैं। वहां बारिश साल भर होती रहती है, लेकिन जापान को तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जो खेती के लिए एक बड़ा खतरा है। इन भौगोलिक अंतरों का सीधा असर किसानों के खेतों के आकार पर भी पड़ता है। भारत में औसतन 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, जबकि जापान में यह और भी कम है। वहां औसत खेत का आकार सिर्फ आधा से 1 हेक्टेयर के बीच होता है। इसका मतलब है कि जापानी किसान को बहुत ही छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करनी पड़ती है। इसी वजह से वहां के किसान एक एक पौधे का हिसाब रखते हैं और ऐसी तकनीकें अपनाते हैं जिससे कम जगह में ज्यादा फसल उगाई जा सके। जब हम भारत और जापान की मुख्य फसलों के बारे में बात करते हैं, तो हमें उनकी खान पान की आदतें और संस्कृति की झलक मिलती है। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध जलवायु के कारण फसलों का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। यहाँ की सबसे मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, दालें, गन्ना, कपास, चाय, मसाले, सब्जियां, फल। हर राज्य की अपनी एक खास फसल है, जो वहां की मिट्टी और मौसम के अनुकूल होती है। दूसरी ओर जापान की खेती का केंद्र बिंदु है चावल। चावल उनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। जापानी किसान कुछ सब्जियां और फल भी उगाते हैं, पत्ता गोभी, खीरा, मूली, सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी। जमीन की कमी के कारण वे महंगी और कम जगह वाली फसलों पर ध्यान देते हैं। फसल उगाने के तरीकों में बड़ा अंतर है। भारत में कई किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं। वे मौसम के चक्र का पालन करते हैं। साल में मुख्य फसलें रबी, खरीफ, जायद। यहाँ खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आधुनिक तकनीक भी आ रही है, पर पारंपरिक ज्ञान बना हुआ है। भारत का उद्देश्य उत्पादन मात्रा बढ़ाना है। इसके विपरीत जापान का तरीका वैज्ञानिक और नियंत्रित है। वहां गुणवत्ता को प्राथमिकता मिलती है। वे ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। हर पौधा एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। इसीलिए जापानी फल और सब्जियां परफेक्ट दिखती हैं और महंगी होती हैं। यह दिखाता है एक देश मात्रा, दूसरा गुणवत्ता पर फोकस करता है। खेती में तकनीक का इस्तेमाल भारत और जापान के बीच सबसे बड़े अंतर को दिखाता है। यह ऐसा है जैसे हम एक पारंपरिक कारीगर की तुलना एक आधुनिक फैक्ट्री से कर रहे हों। भारत में खेती का सफर हजारों साल पुराना है। किसान हल, बैल, ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप अपनाते गए। आज भी खेती बहुत हद तक इंसानी मेहनत और अनुभव पर निर्भर है। जापान ने खेती को विज्ञान और इंजीनियरिंग का उदाहरण बना दिया है। वहां छोटे स्मार्ट ट्रैक्टर, स्वचालित मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर हैं।
छोटे और सीढ़ीदार खेतों के लिए डिजाइन किए गए उपकरण, ड्रोन, स्मार्ट फार्मिंग, घर या ऑफिस से कंप्यूटर या टैबलेट से निगरानी, खेतों में सेंसर, मिट्टी नमी, पोषक तत्व, तापमान, डेटा के आधार पर ऑटोमेटिक सिस्टम पानी और खाद देते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल बीज छिड़कना, कीटनाशक छिड़काव, फसल की सेहत मॉनिटर करना। भारत भी धीरे धीरे ड्रोन अपना रहा है। सॉइल सेंसर इस्तेमाल हो रहे हैं। सैटेलाइट इमेजिंग भी उपयोग में आ रही है। स्टार्टअप्स मोबाइल ऐप से मौसम और फसल सलाह दे रहे हैं। लेकिन भारत की विशालता और छोटे किसान की आर्थिक स्थिति बड़ी चुनौती है। जहां जापान में तकनीक जरूरत बन चुकी है, वहीं भारत में यह अभी विलासिता मानी जाती है। यही दिखाता है कि आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां तकनीक अपनाने की रफ्तार तय करती हैं। किसानों की भलाई और खेती का विकास किसी भी देश में सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर होता है। भारत और जापान दोनों की सरकारें अपने किसानों की मदद करती हैं, लेकिन उनके तरीके और प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। भारत में सरकार का मुख्य ध्यान खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को सहारा देने पर होता है। सरकार किसानों से उनकी मुख्य फसलें, गेहूं, चावल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है। सरकार सब्सिडी देती है खाद, बीज, कृषि उपकरणों पर। पीएम किसान जैसी योजनाएं छोटे किसानों को सीधे बैंक में पैसे भेजती है। फसल बीमा है, सूखा, बाढ़, किसी और प्राकृतिक आपदा में मुआवजा मिलता है। इन नीतियों का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सुरक्षा देना है। जापान में मदद का तरीका बिल्कुल अलग है। सरकार खेती को आधुनिक और मुनाफे वाला बनाने पर जोर देती है, नई तकनीकें अपनाने को बढ़ावा देती है, मशीन खरीद के लिए लोन या अनुदान देती है। एग्री कोऑपरेटिव्स बहुत मजबूत हैं, बीज, खाद पहुंचाती हैं, फसल बेचने में मदद करती है। सरकार सहकारियों को मजबूत बनाती है। जापान में किसानों की औसत उम्र बहुत ज्यादा है। युवा लोग खेती में नहीं आ रहे। सरकार युवा आकर्षित करने के लिए ट्रेनिंग, जमीन, आर्थिक मदद देती है। फोकस सिर्फ फसल नहीं, बल्कि किसान का सम्मान और जीवन स्तर है। यह दिखाता है एक देश सुरक्षा पर, दूसरा आधुनिकीकरण पर। चुनौतियों का पहाड़, दोनों देशों के किसानों का संघर्ष। भले ही भारत और जापान की खेती के तरीके अलग हों, लेकिन दोनों ही देशों के किसान अपनी अपनी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अनिश्चितता। कभी सूखा, कभी बाढ़, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। छोटे और बिखरे हुए खेत, मशीनों का इस्तेमाल मुश्किल, लागत बढ़ती है, मुनाफा कम होता है, फसल का सही दाम न मिलना, बिचौलियों की समस्या, कर्ज का बोझ। अगर फसल खराब होने के कारण कर्ज चुकाया न जा सका, तो यह कई किसानों को आत्महत्या जैसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ जापान के किसानों की चुनौतियां अलग हैं। किसानों की बढ़ती उम्र, युवाओं की घटती दिलचस्पी, खेती महंगी, मशीनें, बीज, नियंत्रित खेती महंगी। हालांकि फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन बाजार में ऊंची कीमत, विदेशी सस्ते उत्पादों से मुकाबला, सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है। जमीन की कमी, प्राकृतिक आपदा, तकनीक और पैसा भी खेती की सारी समस्याओं का हल नहीं है। विरासत और विज्ञान का संगम, खेती का बदलता चेहरा। खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, यह विरासत और पहचान है। भारत में खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, ज्ञान पीढ़ियों से चलता आया है। भारतीय किसान आज भी पारंपरिक तरीके अपनाते हैं, मिश्रित खेती, जैविक खाद, प्रकृति के साथ तालमेल। लेकिन समय के साथ विज्ञान और तकनीक भी आ रही है। हरित क्रांति, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, भारत अनाज में आत्मनिर्भर हुआ। आज भारत नई कृषि क्रांति के मुहाने पर है। युवा एग्रीटेक, मोबाइल ऐप्स, ड्रोन, सौर ऊर्जा, परंपरा और विज्ञान का संगम। जापान ने युद्ध के बाद विज्ञान और उद्योग पर ध्यान दिया, खेती को वैज्ञानिक औद्योगिक प्रक्रिया बना दिया, नियंत्रित वातावरण, उच्च गुणवत्ता। वहां विज्ञान और अनुशासन, हर चीज नाप तौल कर। लेकिन अब जापान पारंपरिक फसलों और स्थानीय ज्ञान को फिर से खोज रहा है, जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर लौट रहा है। मिट्टी की सेहत, पर्यावरण, टिकाऊ खेती के लिए विज्ञान और प्रकृति दोनों का संतुलन जरूरी है। भारत अपनी विरासत में विज्ञान जोड़ रहा है, जापान अपने विज्ञान में विरासत वापस ला रहा है। भविष्य की खेती एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? दोनों देशों के पास बहुत कुछ है। यह साझेदारी भविष्य बदल सकती है। भारत की चुनौती
खाद्य सुरक्षा सीख, प्रिसिजन फार्मिंग, सेंसर, ड्रोन, डेटा विश्लेषण, पानी, खाद, कीटनाशक की बचत, लागत घटेगी, मुनाफा बढ़ेगा। जापान का मॉडल सहकारी समितियां। भारत के किसान असंगठित हैं, सहकारी से संगठन, बेहतर बीज तकनीक, सीधे बाजार तक पहुंच, बिचौलियों की भूमिका घटेगी, आय बढ़ेगी, क्वालिटी रिसोर्स, अंतरराष्ट्रीय ताकत। जापान की समस्या किसान, कमी, लागत। भारत का समाधान मानव संसाधन, कम लागत, पारंपरिक, पर्यावरण अनुकूल तरीके, जैविक खेती, विविध फसलें, स्वस्थ मिट्टी, खेती का जुनून और जज्बा, जीवन शैली। यह जापान की मशीनीकृत खेती में नई जान ला सकता है। युवा जोड़ने के लिए सामुदायिक और पारिवारिक मॉडल, दोनों मिलकर टिकाऊ भविष्य बनाएंगे। उम्मीद की फसल, एक बेहतर कल की ओर। अंत में जब हम भारत और जापान की खेती की इस यात्रा को समेटते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। यह तस्वीर सिर्फ अंतरों की नहीं बल्कि उम्मीदों और संभावनाओं की भी है। भारत अपनी परंपराओं की जड़ों पर खड़ा होकर धीरे धीरे तकनीक के आसमान की ओर बढ़ रहा है। जापान तकनीक की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अब अपनी जड़ों की ओर देख रहा है। परंपरा, तकनीक, दोनों का संतुलन जरूरी है। भारत के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन अवसरों से भी भरपूर है। हमें अपने छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा, उन्हें नई तकनीक से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मेहनत का सही फल उन्हें मिले। अगर हम जापान की तरह परफेक्शन और अनुशासन को अपनी खेती में शामिल कर सकें, तो भारत दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है। जापान की तकनीक और भारत का मानव संसाधन मिलकर पूरी दुनिया की खाद्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, खेती सिर्फ जमीन में बीज बोना नहीं, उम्मीद बोने का नाम है। यही असली कामयाबी होगी।